मित्रों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। जहाँ तक साहित्यिक स्रोतों की बात है तो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, साहित्य यानी ऐसे स्रोत जो कि साहित्य से संबंधित हैं। और पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है जो पुरातत्व से संबंधित हैं, यानी पुरावस्तुओं से। अगर हम पहले बात करें साहित्यिक स्रोतों की तो इसमें वो सारा साहित्य आ जाता है जिससे हमें किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसे हम कई विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसे तीन भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और तीसरा है वो साहित्य जो कि भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने लिखा। जहाँ तक धार्मिक साहित्य की बात है तो प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य को हम ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जानते हैं या ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो सारा साहित्य आ जाता है जो कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से संबंधित है। जैसे कि हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य, पुराण और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ इसमें शामिल हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे हम संस्कृत साहित्य के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक बौद्ध साहित्य की बात है तो बौद्ध साहित्य का जो उद्भव है वो भगवान बुद्ध के समय से यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ। और इसमें भी बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो त्रिपिटक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा दिव्यावदान, महावदान, दीपवंश, महावंश और भी बहुत सारे ग्रंथ इसमें शामिल हैं। जहाँ तक जैन साहित्य की बात है तो जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जहाँ ब्राह्मण साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया, वहीं बौद्ध या जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य की बात करें तो प्राकृत भाषा में और जैन साहित्य की बात करें तो पाली भाषा में लिखा गया। तो इस बौद्ध, जैन और ब्राह्मण साहित्य से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक लौकिक साहित्य की बात है तो लौकिक साहित्य में वो सारा साहित्य या वो सारे ग्रंथ आ जाते हैं जो कि धर्म से इतर हैं या जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे नाटक, बहुत सारे महाकाव्य, चाहे हम कालिदास के नाटकों की बात करें, मेघदूत उनका महाकाव्य था, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा भास कवि हुए, मौर्य काल में हुए और मौर्य काल से पहले और उसके पश्चात भी हुए। ये अधिकतर साहित्य भी हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। जहाँ तक तीसरी जो किस्म है साहित्यिक स्रोत की, उसमें विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे आते हैं। इसमें वह यात्री शामिल हैं जो कि अगर हम देखें तो लगभग बहुत प्राचीन काल से ही, यानी कि यूनानी आक्रमणों के समय से ही भारत में आए। इसमें सबसे पहले थे यूनानी जो कि सिकंदर के आक्रमण के साथ भारत में आए। इन्होंने यूनानी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया, मेगस्थनीज, जिसके ग्रंथ इंडिका से हमें मौर्य काल के इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो उसमें चीनी यात्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में आने वाले प्राचीन चीनी यात्रियों में तीन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहला था फाहियान,
जो गुप्त काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। दूसरा ह्वेनसांग, जो कि 7वीं शताब्दी में यानी हर्षवर्धन के समय में भारत में आया। और तीसरा यात्री था इत्सिंग, जो कि लगभग 8वीं शताब्दी में भारत में आया। इन यूनानी और चीनी यात्रियों के विवरणों से हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य के अलावा जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है, उसे हम पुरातत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुरातत्व, पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी वस्तु। कोई भी ऐसी वस्तु जो प्राचीन काल से संबंधित है, वो पुरातत्व के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो है अभिलेख या शिलालेख। प्राचीन भारत में शिलालेख कई रूपों में हमें मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो हमें मिलते हैं पत्थरों पर लिखे हुए। और भारत में शिलालेख यूँ तो काफ़ी पहले से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन शिलालेखों को नियमित रूप से लिखवाने की परंपरा मौर्य काल में मुख्य रूप से सम्राट अशोक के समय से हमें प्राप्त होती है। सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा में अपने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, जो कि पत्थरों की शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं की दीवारों पर प्रचुर मात्रा में लिखवाए गए। इसके अलावा हमें ताम्रपत्र अभिलेख भी मिलते हैं, जो तांबे के पत्थरों पर या प्लेटों पर लिखे जाते थे। तो ये जो शिलालेख या ताम्रपत्र लेख है, इससे हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और साथ ही तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत से प्राप्त होने वाले ये शिलालेख अधिकतर संस्कृत भाषा में लेकिन जैसे कि अशोक के शिलालेख वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से कई प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्यमाइक लिपि और यूनानी लिपि। इसके बाद के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख महत्वपूर्ण है। गुप्त काल की बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का बितरी अभिलेख आदि कुछ गुप्त काल के प्रमुख शिलालेख हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातत्व के अंतर्गत, वो है सिक्के। सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के राजवंशों, उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में सबसे पुराने जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो आहत सिक्के या आहत मुद्राओं के नाम से जाने जाते हैं। इनको पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है, क्योंकि इनको पंच या आहत करके इनका निर्माण किया जाता था। जहाँ तक सिक्कों की बात है, भारत में यह माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। और जो आहत सिक्के हैं वो चांदी के बनाए जाते थे। मौर्य काल तक इनका प्रचलन रहा, लेकिन भारत में जब विदेशियों का आगमन हुआ तो इंडो ग्रीक काल में, कुषाण वंश के काल में सोने के सिक्के बड़ी प्रचुर मात्रा में जारी किए गए। और अब सिक्कों में काफ़ी परिवर्तन आया, जिसमें सिक्कों में शासक का नाम, उनकी उपाधियाँ आदि, उनके चित्र भी अंकित किए जाते थे। इन सिक्कों से हमें तत्कालीन राजवंशों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस काल की आर्थिक स्थिति और तत्कालीन साम्राज्यों के साम्राज्य विस्तार के बारे में भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो है प्राचीन भवन, स्मारक एवं अन्य वस्तुएं, जिससे हमें तत्कालीन कला के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें कि तत्कालीन चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण कला इत्यादि वस्तुएं शामिल हैं। विशेषकर बौद्ध काल में पत्थरों को काटकर जो चैत्य या गुहा निर्माण की परंपरा है वो शुरू हुई, और वो जो वस्तुएं उस काल में बनी, जो इमारतें बनी, उनको आज भी हम भारतवर्ष में संपूर्ण रूप से फैला हुआ पाते हैं। इनकी शुरुआत गुप्त काल, मौर्य काल से ही हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, बहुत से चैत्य विहार उसके द्वारा बनवाए गए, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ। कुषाण काल में जब हम आगे आते हैं तो
गांधार कला और मूर्ति कला का अस्तित्व पाते हैं। इन मूर्तियों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में, सांस्कृतिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मूर्तियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्राभूषणों, उनकी वेशभूषा, उनकी संगीत की विभिन्न उपमाओं से तत्कालीन सांस्कृतिक विरासत का हमें पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन मंदिरों, इमारतों के खंडरों से हमें तत्कालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातत्व में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी न किसी रूप में प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इन सारी चीज़ों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो जो इतिहास आज हम पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, और बिना इन स्रोतों के हम इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। और अगर हम बिना ऐतिहासिक स्रोतों के इतिहास का निर्माण करना चाहें तो वो कल्पनाओं पर या कहानियों पर ही आधारित होगा। इस प्रकार एक अदालत में किसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए गवाह, सबूत आदि पेश किए जाते हैं, उसी तरह इतिहास की सत्य घटना को प्रमाणित करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्यों या सबूतों का होना बहुत आवश्यक है। इसमें हमारे पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।